हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोकतंत्र के प्रकार की जो है ये दूसरा वीडियो है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में जो है लोक और शासन से संपर्क के आधार पर देखा था कि लोकतंत्र दो प्रकार के थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज हम देखेंगे कि विचारधारा के आधार पर जो लोकतंत्र का वर्गीकरण किया गया है, तो विचारधारा के आधार पर कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है। तो विचारधारा के आधार पर जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का है। पहला है उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी उदारवादी लोकतंत्र और दूसरा है समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र तो ये दो प्रकार के लोकतंत्र विचारधारा के आधार पर होते हैं। उदारवादी लोकतंत्र जो कि आज वर्तमान में विश्व के संभवतः जितने भी देश हैं उनमें लगभग उदारवादी लोकतंत्र की प्रक्रिया ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत ही सबसे पहले उदारवादी देशों में शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे कर अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। तो उदारवादी लोकतंत्र में सबसे पहले हम जानते हैं कि उदारवाद क्या है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है उदारवाद उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है एक ऐसी विचारधारा है विचारधारा विचारधारा है जो व्यक्ति के विवेक, और उसकी स्वतंत्रता में विश्वास करता है। उसकी स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। उसकी स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। विश्वास रखता है। तो जो भी विचारधारा व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता में विश्वास रखे, ऐसी किसी भी विचारधारा को जो हम उदारवाद के अंतर्गत शामिल करते हैं। उदारवादी लोकतंत्र को अगर देखें तो उदारवादी लोकतंत्र एक ऐसी विचारधारा है एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को विवेकशील मानता है तथा मानता है तथा विवेकशील मानते हुए व्यक्ति को विवेकशील मानते हुए उसके महत्वपूर्ण उसके द्वारा लिए गए
महत्वपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय निर्णय में महत्वपूर्ण निर्णय में विश्वास रखता है। उसके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में विश्वास रखता है तथा यह मानता है कि व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भागीदारी करता है। तो उदारवादी लोकतंत्र का मानना है कि जो व्यक्ति है वो अपने विवेकपूर्ण निर्णयों के द्वारा जो है किसी भी प्रत्याशी का चयन कर सकता है और उस प्रत्याशी के चयन के माध्यम से शासन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं उदारवादी लोकतंत्र की। तो शर्तें, पहली शर्त कि एक से अधिक दल होने चाहिए। एक से अधिक दलों की संख्या होनी चाहिए। एक से अधिक दलों की तथा उम्मीदवारों की संख्या होनी चाहिए। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। नंबर 3, मानव के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 है राजनीतिक पदों तथा
अधिकारी तंत्र के पदों के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मुक्त प्रतिस्पर्धा एवं योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए। जनसंचार के साधनों पर सरकार का अनुचित नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अनुचित नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और अंतिम कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये सारे गुण जिस भी लोकतंत्र में विद्यमान होंगे उसे जो है उदारवादी लोकतंत्र कहा जाएगा। तो जैसा कि उदारवादी लोकतंत्र आज विश्व के लगभग कई सारे देशों में प्रचलित है, तो हम ये देखेंगे कि उससे संबंधित कुछ प्रमुख देशों को कि कौन कौन से देश में यह प्रचलित है। तो देखते हैं उन प्रमुख देशों को। समर्थक देश में यूएसए है, अमेरिका, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देश जो है उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक हैं। तो उदारवादी लोकतंत्र क्या है? उदारवादी लोकतंत्र एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास रखते हुए ये मानता है कि व्यक्ति अपना कोई भी निर्णय जो लेगा वो सोच समझ कर लेगा और इस तरह से अपने प्रत्याशियों का चयन करेगा और उन चयन के माध्यम से जो है शासन की प्रक्रिया में भागीदारी करेगा। तो ये था उदारवादी लोकतंत्र। अब हम देखेंगे समाजवादी लोकतंत्र कि समाजवादी लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो जैसा कि समाजवादी लोकतंत्र जो है, समाजवादी लोकतंत्र के विचारकों का यह मानना है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है वो केवल कहने भर का लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र ना होकर लोकतंत्र के नाम पर एक ढकोसला है। और उनका ये मानना है कि लोकतंत्र जो उदारवादी लोकतंत्र है ये एक धनिक तंत्र है। धनिक तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उदारवादी लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो बहुत महंगी है और बहुत महंगी होने की वजह से ज़्यादातर जो निर्वाचित होकर सदस्य सदन में पहुंचते हैं वो बहुत ही संपन्न होते हैं या बहुत धनी होते हैं। तो इसलिए जो है समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक उदारवादी लोकतंत्र का जो है आलोचना करते हैं और उसके साथ ही वे अपने लोकतंत्र के बारे में उनका मानना है कि समाजवादी जो लोकतंत्र है वो समाज में
आर्थिक समानता को जो है सही तरीके से स्थापित करेगा, ताकि आर्थिक संसाधनों का एक समतापूर्ण वितरण किया जा सके, वो भी लोकतांत्रिक माध्यम से। तो उनका ये मानना है। तो हम अब देखेंगे कि समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक, सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवादी लोकतंत्र है क्या। तो समाजवादी लोकतंत्र, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि समाजवादी लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसका ये मानना है कि लोकतंत्र के माध्यम से जो है समाजवाद को लाया जाएगा। तो समाजवादी लोकतंत्र का सबसे पहली बात ये मानना है कि लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद को लाया जाएगा। अर्थात आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण वितरण किया जाएगा। अर्थात समाज के आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण वितरण किया जाएगा। तो ये समाजवादी लोकतंत्र विचारधारा को मानने वाले लोगों का कहना है कि उनका मानना है कि लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाया जाएगा, या जो समाज की आर्थिक संसाधन है उनका समाज में जो है समतापूर्ण तरीके से पुनः वितरित किया जाएगा, और इसके लिए हिंसक क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके समर्थक कौन कौन है? तो इसके समर्थकों में सबसे पहले तो इसके सबसे बड़े समर्थक हैं एडवर्ड वाइड स्टीन, जिन्होंने विकासात्मक समाजवाद का विचार दिया। विकासात्मक समाजवाद के प्रवर्तक एडवर्ड बर्नस्टीन इसके सबसे प्रमुख समर्थक हैं। इसके बाद जो है फेबियन समाजवादी हैं। फेबियन समाजवादी भी इंग्लैंड में एक प्रचलित विचारधारा थी, जिसके प्रवर्तकों में जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ब्रिटिश देव, ये लोग शामिल थे। तो दूसरे समर्थक इसके हैं फेबियन समाजवादी। बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट, इसके बाद भारत में अगर देखें, इसके सबसे बड़े समर्थक नेहरू थे।
तो भारत में श्री जवाहर लाल नेहरू इत्यादि लोग इसके इस व्यवस्था के प्रमुख समर्थक थे। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं। तो इसकी शर्तें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली शर्त तो इसकी यही है कि यह समाज में जो है आर्थिक समानता को स्थापित करना चाहता है। तो शर्तें, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 इसका मानना है कि आर्थिक समानता को लाना जरूरी है, किंतु लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। दूसरा इसका प्रमुख शर्त है, दूसरी प्रमुख शर्त यह है कि इसका मानना है कि जो समाज का वंचित वर्ग है उसके लिए संरचनात्मक भेदभाव का उपाय किया जाए। तो शर्त नंबर 2, वंचित वर्गों के लिए संरचनात्मक भेदभाव को अपनाया जाए तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके बाद इसका तीसरा मत ये है कि ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य में जो है विश्वास करता है। इसका विश्वास जो है लोक कल्याणकारी राज्य में। तो नंबर 3 है लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास। लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास। तो ये 3 इसकी प्रमुख शर्तें हैं कि सबसे पहले मानता है कि आर्थिक समानता को लाना जरूरी है किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा इसका मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करता है। और मानना इसका तीसरा ये है कि वंचित वर्गों के लिए संरचनात्मक उपाय किया जाए तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। तो ये थी जो है समाजवादी विचारधारा। अब हम देखते हैं कि भारत के बारे में भारत कौन से लोकतंत्र पर चल रहा है। तो भारत कौन से लोकतंत्र को मानता है, अगर हम इसे देखें तो हम इसे 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहले भाग में कर सकते हैं कि 1990 के पहले का जो समय है, तो उस समय तक 1990 के पहले का जो समय है, उस समय भारत में जो है समाजवादी लोकतंत्रीय मॉडल को अपनाया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो हम देखते हैं कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादातर जो है केंद्रीयकृत रखा हुआ था और जो सामाजिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन थे उन पर राज्य स्वयं नियंत्रण रखे हुआ था।
तो इन सारी चीज़ों को जो है 1990 के पहले में देखते हैं। और 1977 में जाकर जब एक संविधान 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवाद शब्द को स्थापित किया गया। किंतु जैसे ही हम 1990 के बाद का समय देखते हैं, जब भारत में जो है एलपीजी प्रोग्राम शुरू हो गया। एलपीजी प्रोग्राम के शुरू होने के बाद, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जब ये प्रक्रियाएं भारत में शुरू हुई और भारत ने इसे अपनाया, तो उसके बाद से भारत में जो लोकतंत्रीय स्वरूप था वो धीरे धीरे समाजवादी लोकतंत्रीय मॉडल से हटकर उदारवादी लोकतंत्रीय मॉडल की तरफ शिफ्ट होने लगा। किंतु अभी भी वर्तमान में जब भी कभी देखा जाए, जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज़्यादातर अपने विचारधारा को जो है या अपनी योजनाओं को जो है समाजवादी मॉडल से जोड़ कर रखता है। जैसे कि मनरेगा जो है वर्तमान में एक ऐसी ही योजना है जो समाजवादी लोकतंत्र की ओर इशारा करता है, जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित रोजगार दिया गया है कि वो 100 दिनों तक जो है उसे रोजगार दिया जाएगा। अगर 100 दिन तक उसे रोजगार नहीं मिलता है तो उसके लिए उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए किंतु जब भी बीजेपी की सरकार आती है, और बीजेपी की सरकार जब भी आती है तो बीजेपी दक्षिणपंथ को अपनाते हुए ज़्यादातर पूंजीवादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ती है और वह उदारवादी लोकतंत्रीय मॉडल को अपने मार्गदर्शक के रूप में रखती है तथा उसके अनुसार सारे नियमों को फॉलो करती है और ज़्यादातर संस्थाओं का जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन करने की कोशिश करता है। जैसा कि वर्तमान में भी देखा जा सकता है कि वर्तमान की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर संस्थाओं को जो है प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आज ये क्लास यहीं तक, और आपको ये क्लास अच्छी अगर लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस क्लास को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।